मैं पुरुषोत्तम पुरोधा, केमिस्ट्री फैकल्टी आपका। सब ड्रॉपर बैच। आप सभी को मालूम तो होगा ही कि कंटेंट कितने हैं, केमिस्ट्री में टॉपिक्स कितनी है, सब टॉपिक्स कितने हैं और समय कितने लगते हैं। और एबव ऑल आपके पास अब पूरा का पूरा समय सिर्फ पढ़ाई के लिए। अब स्कूल टेस्ट है नहीं, मंडे टेस्ट है नहीं, हाफ ईयरली है नहीं, फाइनल एग्जाम है नहीं, 12th की पूरा का पूरा सुबह से रात तक, रात से सुबह तक पूरा का पूरा समय फ्री। भैया अब डिपेंड करता है कि उन टाइम को यूटिलाइज कैसे करें। और यूटिलाइज कैसे करें मतलब हर को मालूम है अपनी कैपेसिटी तो सबके पास अच्छी होती है। ये मैं नहीं कहूंगा किसी के पास कम कैपेसिटी है, किसी के पास ज्यादा कैपेसिटी है। कैपेसिटी सभी के पास है, किसी के पास कम कैपेसिटी नहीं है। बस फर्क इतना है कौन जाग चुका है। कई लोग ऐसे होंगे एग्जाम में, देखते होंगे कि एग्जाम में जब गए होगे एग्जाम देने के लिए तो कई चीज लग रहा होगा, अरे ये तो मुझे याद था, ये मुझे मालूम है, ये पता था, लेकिन यार जुबान पर है, निकल नहीं रहा है बाहर। कई लोग 2 into 2 5 भी कर दिए होंगे। कई लोग प्रेशर का यूनिट्स एटीएम है तो मान लिया 75 mmHg है। कई तरह की गलतियां हुई होंगी। तो आप तो एक्सपीरियंस लेकर बैठे हो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो मैं इस बात कह रहा था, आपके पास आप एक्सपीरियंस 1 साल का एग्जाम्स का, इनफैक्ट 4 बार अगर मेंस दिए होगे तो चारों की एक्सपीरियंस हो गई है आपको कि अब चाहिए क्या। सो भैया केमिस्ट्री में नंबर ऑफ चैप्टर्स, सब टॉपिक्स, अपनी कमी भी पहचान चुके हो। अब इससे बढ़िया क्या। अगर मुझे मालूम चल जाए कि अगर मैं इस राह में जा रहा हूं और वहां पर कोई पीछे या डग या पिट है या गड्ढा है तो बच के चलूंगा। अब पहली बार जा रहा हूं तो शायद मालूम नहीं था कि वहां एक गड्ढा भी है, लेकिन अब जा चुके हो उस रास्ते पर और कमी पहचान चुके हो अपनी। जब अगर अपनी कमी मालूम चल जाए पता चल जाए तो उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता सुधारने के लिए। और घर पर पूरा का पूरा समय आपके पास है। कोई घर का काम नहीं करते होगे, मुझे मालूम है। पूरा का पूरा पापा मम्मी बिल्कुल फ्री कर दिए होंगे, बच्चा पढ़ो और नाम करो। कोई ऐसा नहीं बोलेगा तुम्हें घर में कि काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो और बोलेंगे ये जाके ले आइए या खरीद के ले आइए, छोड़ पढ़ाई ये काम कर दे हमारा। कोई घर में नहीं करने वाला है। मतलब सुबह जागे, रात हुआ, रात फिर सुबह हुआ। अब कितने आवर्स तुम इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी पढ़ाई में, ये तुम्हारे पे जरूर डिपेंड करता है। अभी भी तुम्हें बहुत बढ़िया लगता है डिस्ट्रैक्शंस, लोगों की दोस्ती या मार्केट में घूमना पसंद आ रहा है, तो भैया संभल जाओ अब, क्योंकि कंटेंट तो ज्यादा है, राइट। हाँ, तो भाई मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि एग्जाम्स की एक्सपीरियंस बड़ा अजीब एक्सपीरियंस होती है। पूरा पढ़ने के बाद भी आप क्लासरूम में जब बैठते हो ना तो अजीब नर्वसनेस आती है कि पहली बार टेस्ट दे रहा हूं, पता नहीं क्वेश्चंस क्या आने वाला है, कोई तूफान आने वाला है। जैसे हर बगल वाला तुमको अपने से तेज समझ में आ रहा होगा। तुम अपना क्वेश्चन कर रहे होगे, बगल में देख रहे होगे कि वो तो डबल स्पीड से गोला मार रहा है। लग रहा है यार मेरे से तेज तो वही तेज है, ये लगता है। तो जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस थी आपके लाइफ के, जितने भी जो आपको पढ़ाई से कट करता है, इस साल उसको छोड़ते हैं हम लोग, पूरा छोड़ दो। कभी हॉबीज, ठीक है, कोई म्यूजिक बजाता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, वो चलेगा, वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा कर लो, आधा घंटा कर लो, वो रिलैक्सेशन टाइम होती है, वो कर लो। लेकिन अगर डिस्ट्रैक्शंस में अगर 1-2 घंटे हर दिन का अगर 1-2 घंटे अगर बर्बाद कर रहे हो घूमने में, चैटिंग में, फोन करने में, तो सोचो 2 घंटा हर दिन, तो भैया 4 महीने में कितना, या 1 महीने में ही तुमने कम से कम 60 घंटे बर्बाद कर दिए। 60 घंटे 1 महीने में, सोच के देखो। और कई ऐसे बच्चे जिन्होंने मुझे याद है, मेरी एक्सपीरियंस अगर देखो, मैंने सारा रैंक दे दिया है
1 सेकेंड 17 19 सारा रैंक दिए हैं, और इसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका फर्स्ट ईयर में कहीं नहीं हुआ था और सेकेंड ईयर में ऑल इंडिया सेकेंड रैंक। कमाल की बात। एक बच्ची थी जिसका ऑल इंडिया रैंक 98 रैंक आया, वो 6 महीना पहले जस्ट प्रिपरेशन करना स्टार्ट की थी। बस उसने बोला कि सर कुछ ऐसा करो कि कमाल हो जाए, मैं अब ये रैंक लाना चाहती हूं, एंड शी डिड। उसने सपना देखा और वो सपना पूरा हुआ भी। तो कई बार बड़ा बड़ा जनरल लाइफ का एक एक्सपीरियंस होता है कि जब समय बीत जाता है, जैसे पूरे दिन पढ़ाई नहीं किया, रात में बिल्कुल इमोशनल हो गए कि ओह आज तो मैंने गजब का बर्बाद काम किया, सारा का सारा समय बर्बाद कर दिया हूं, कल से मैं ऐसा करूंगा, और एक बढ़िया टाइम टेबल बनाते हो और कहते हो कि नेक्स्ट डे से इसको तो फॉलो करना ही करना है। उसमें से भी 50-60% लोग सुबह उठते ही अपनी टाइम टेबल भूल जाते हैं कि कुछ डिसाइड किया था रात में, और उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो उसको पकड़ लेते हैं उस टाइम टेबल को, और फिर फाइनली उस टाइम टेबल को छोड़ते हैं जब उनकी रिजल्ट आ जाती हैं। सोचो गजब का एक मोमेंट होता है रिजल्ट। जब आप जेई की तैयारी कर रहे हो और जब फाइनली रिजल्ट आता है, और जब अपने कंप्यूटर पोर्टल पे, जेई पोर्टल पे अपनी रोल नंबर डालते हो और उस पर तुम्हारी रैंक लिख कर आ जाती है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन सेलेक्टेड एंड योर रैंक इज दिस, भैया पॉपअप कर जाते होगे, वहीं पर उछल जाते होगे। लगता होगा ये पूरा स्क्रीन ही उठाकर पूरे मार्केट को दिखाऊं, देख मैंने क्या अचीव किया है। और इस मोमेंट को किसी भी कीमत से, किसी भी कॉस्ट पर खरीदा नहीं जा सकता है। तो उस मोमेंट को लाओ, वो मोमेंट अनपैरेलल्ड मोमेंट होती हैं। सो देखो, जितना भी स्ट्रैटेजी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, जितनी भी स्ट्रैटेजी है तैयारी करने वालों की, हम सब अब मैच्योर्ड है। तुम भी 1 साल बैठ गए हो, एक साल देकर एग्जाम देख लियो, हम सब खूबसूरती अच्छे से इन चीजों को समझ चुके हैं कि करना क्या है, होना क्या चाहिए। दिमाग सोच के देखना, मैं गलत नहीं हूं। हर एक बंदे को, हर एक बच्चे को मालूम हो चुका है मेरी गलती लास्ट ईयर क्या थी, मैंने क्या नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, मैंने किस टॉपिक को नहीं देखा, किस टॉपिक को स्ट्रांगली किया, मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया कि नहीं किया, क्या लास्ट ईयर टेस्ट होते थे और टेस्ट मैंने दिया कि नहीं दिया, क्या रेगुलर बेसिस पे मेरा सिटिंग एबिलिटी थी, क्या मैं अपने चेयर पर बैठ पाता था। अब एग्जाम भैया होता है 3 घंटे का, और तुम्हारी सिटिंग हैबिट ही नहीं है बैठने का। 1 घंटे के बाद तुम थक जाते हो, बॉडी एक होता है, ऐसे ऐसे करना स्टार्ट करते हो, तो ये तो रिफ्लेक्ट होगा तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल में भी। बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर एक रैंक प्रोड्यूस करता है। तुम्हारी सिटिंग हैबिट, तुम्हारी फास्ट कैलकुलेशन, तुम्हारी फास्ट रिकॉल प्रोसेस, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारे कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि हमने एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया है तो आ जाओ जी रैंक ला दूंगा। नहीं, चैप्टर पढ़ने के बाद आपकी रिवीजन, आपके टेस्ट प्रैक्टिस, आपके ऑनलाइन टेस्ट स्कोर, और फिर जब टेस्ट होती है तो टेस्ट के बाद उसकी एनालिसिस कि अगर कोई चीज गलत हुआ तो कारण क्या था गलत होने का। गलतियों पर दिमाग लगाना। 2 + 2 4 होता है, सब जानते हैं, वो सब बना लेंगे, लेकिन गलती तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पर हो रही है ना, जो हर बार रिपीट हो रही हैं। मालूम है कि हर बार रिपीट हो रहा है, लेकिन क्वेश्चंस टेस्ट दिया, मार्क्स देखा, लेकिन इस पर दिमाग नहीं लगाया कि हमने गलतियां क्या किया था, हमसे गलती कहां हुई थी। भैया गलतियों पे वर्क करना स्टार्ट कर दो, और गलतियों पे वर्क तभी कर पाओगे जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब ऑनलाइन टेस्ट दोगे, टेस्ट के बाद टीचर्स एनालिसिस को सुनोगे, एल्स आपको अपनी कमी ही नहीं मालूम चल पाएगा। सबसे बड़ा दिक्कत तो यही होता है कि हमको अंदर में जो कमी है वो पता नहीं चल पाता है कि एग्जाम में हुआ क्या मेरे साथ। इस साल ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। और मतलब
अगर आप एक बच्चा सोच के देखना, अगर एक बच्चा सिर्फ चैप्टर पढ़कर एग्जाम देने जाता है, उसी जगह एक दूसरा बच्चा है जो पढ़ा और 200 क्वेश्चंस लगा कर गया, तीसरा बच्चा है पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किया, गलतियों पे वर्क किया, एनालिसिस किया और उसने 2000 क्वेश्चंस करके गया। एग्जाम क्या होता है? रेस अगेंस्ट टाइम है। समय कम काम ज्यादा, और समय कम काम ज्यादा अगर है तो भैया उस समय आपकी दिमाग रिकॉल प्रोसेस फास्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए, तब जाकर वो स्कोर में कन्वर्ट होता है। अगर किसी के एक्सपीरियंस नहीं हुई है एग्जाम देने की, तो आपको तो मालूम ही है, यहां पर बहुत सारे टेस्ट सीरीज कराएंगे, सारे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए, सारे डीपीपी अटेंड कीजिए, सारे असाइनमेंट अटेंड कीजिए, और जो डीपीपी और असाइनमेंट गलत हो रही हैं उसको डिस्कस करो जरूर। मेरा मेन फोकस बार बार जा रहा है किस पर? गलतियों पे वर्क करना। भाई जो मुझे आता है वो तो आता ही है, वो तो मेरा हो ही चुका है, मैं तो उसको बता ही दूंगा दुनिया को, लेकिन वो भी तो सीखना बहुत जरूरी है रैंक के लिए। जो नहीं आता है उस नहीं को हाँ में तो कन्वर्ट कर लो, स्कोर अपने आप मल्टीप्लाई कर जाएगा। बड़ा इजीली कुछ बच्चे बोलकर निकल जाते हैं कि यार वो जो 4 क्वेश्चन थे ना, वो 4 क्वेश्चन मुझे आते थे बिल्कुल दिमाग में जुबान पर बैठा हुआ था, लेकिन रिकॉल नहीं हो पाया और उस समय वो याद नहीं आ पाया कि क्या वो कॉन्सेप्ट थे। भैया 4 नंबर पूरी रैंक इधर से उधर कर देंगी आपकी। 4 नंबर मतलब 16 नंबर अगर बात करें एग्जाम पैटर्न पर, 16 नंबर पे तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगा। लेकिन जब आप एग्जाम देके निकलते हो, टेस्ट सीरीज भी देके निकलते हो, तो बड़ा इजीली बोल के निकलते हो, अरे 2 ही क्वेश्चन तो गलत किया। और भाई गलतियां आप देखो, क्वेश्चंस 2-3 तरह से छूटती हैं। एक होता है लैक ऑफ नॉलेज, हमें वो पता ही नहीं था, और एक होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। जो आता था उसका छूटना बड़ा कष्ट देता है। जो नहीं था मेरे पास तो नहीं था, लेकिन मेरा हो सकता था और मेरी गलतियों से छूट गया, वो बड़ा भयंकर केस होता है। वो दर्द देता है, भयंकर दर्द देता है, वो काफी दर्द होता है। जो नंबर मैं अपने पॉकेट में ला सकता था वो मेरे से फिसल गया। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, समय कम लग गया, समय कम पड़ गया। 2 + 2 4 लिखना था, मैंने 6 लिख दिया गलती से। यूनिट था केजी, मैंने ग्राम मान लिया। मान क्या लिया? हो गया, बाय डिफॉल्ट ग्राम ग्राम होता है तो ग्राम ग्राम मान लिए। सो जो अपना है वो जब फिसलता है ना, उसको हम गलती क्या कहेंगे? वो दैट्स अ ब्लंडर, वो ब्लंडर की कैटेगरी में है। जो नहीं आता था वो तो चलो गया, फिसला, चलो मान लिया, लेकिन जो आ सकता था वो भी फिसल गया। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन, फर्स्ट इज द डेवलप योर कॉन्सेप्ट, और हो सके तो हमसे भी आगे बढ़ो। अगर मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तो आप उसके नेक्स्ट चैप्टर पे भी एक बार रीडिंग मार के बैठो। कोशिश करो कि जो टॉपिक होने वाले हैं उसको एक बार घर पर बैठकर हम भी एक बार पहले देख लें, फिर सर की क्लास अटेंड करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जितने भी कंटेंट्स दिए जाएंगे आपको, चाहे वो डीपीपी हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, असाइनमेंट्स हो, बच्चे याद रखना उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चंस बड़ा सिंपल होता है। टफ और इजी तो हम डिफाइन करते हैं, टफ और इजी तो हम डिफाइन करते हैं। ये क्वेश्चन टफ था, ये क्वेश्चन इजी था, वही दूसरे के लिए वो इजी था। क्यों? वो पढ़ा था उसने। वो जो तुमने नहीं पढ़ा था वो तुम्हें टफ लग गया, जिसने पढ़ा वो उसको इजी लग गया। इजी एंड टफ आर रिलेटिव टर्म्स, एब्सोल्यूट टर्म नहीं होते हैं बच्चे कभी भी। सो इस बार हम अपने कमियों को पहचानेंगे
इनफैक्ट पहचान चुके हो, तुम लोग सीरियस स्टूडेंट्स हो, अच्छे स्टूडेंट्स हो और सबके पास कैपेसिटी है। हम लोग यहाँ आपको गाइड करने के लिए भी बैठे हुए हैं, चाहे वो मोटिवेशनल हो, चाहे वो स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, टॉपिक हो, सब टॉपिक हो, जो भी है, दैट विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम आवर साइड। योर जॉब इज टू फॉलो। अरे ताकत तो पहचानो अपने अंदर की, कमाल की ताकत रखे हो। ताकत अगर नहीं पहचाने तो एक ही बताओ, कोई वीडियो गेम खेलने बैठते होगे तो क्या उसका पहले रूल्स रेगुलेशन पढ़ते हो तुम? डायरेक्ट उठाते और दिमाग लगता है कि नहीं जी यही कंट्रोल्स हैं जिससे ये गेम खेला जाता है, बड़ा बढ़िया दिमाग लगा लेते हो। भगवान ने दिया है, ग्रे मैटर दिया है, बहुत भयंकर दिया, और हर बच्चे के पास है। सिर्फ इतना है कि जिद कितनी है, कितना हम अपने को सोच रहे हैं कि ड्रीम कर रहे हैं, कितनी हमारी पक्की डेडिकेशन है कि इस बार उस कॉलेज का दरवाजा तो मैं खोल ही दूंगा अपने लिए। कर लो भाई, हम भी साथ हैं तुम्हारे। तुम्हारी मेहनत अगर मिल गई, और उसके बाद कोई ऐसा नहीं होता बच्चे कि किसी ने आपको दुनिया में पकड़ रखा है कि कमाल करके दिखा दो। दूसरा थोड़ा कमाल करवाएगा आपसे, कमाल तो आप खुद ही करते हो। फैसिलिटी प्रोवाइडर होनी चाहिए। वो होता है ना, घोड़े को मिलता है वो सीधा एक पट्टा लगा दिया जाता है ताकि वो सीधा देखे, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, नहीं तो मान चला गड्ढे में गिर गया जाकर। सो स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत पहचानिए और हमारे साथ दौड़ना स्टार्ट कर दीजिए। एंड लेट्स क्रिएट सम मैजिक। कुछ बढ़िया कर गुजरते हैं, एक पहचान बनाते हैं दुनिया को, राइट? देखो, कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं मैं यहां पर। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि सर कितने क्वेश्चन कर लें, हम लोग एक मिनिमम फिक्स करते हैं, कैपेसिटी डिफाइन करते हैं कि भाई इतना बच्चा तो हर कोई कर ही लेगा। लेकिन फिर एक दूसरी सोच लो, एक सेकेंड थॉट लेते हैं, भाई अगर मैं 200 क्वेश्चन करके एग्जाम देने जाऊं और मैं 2000 क्वेश्चन करके एग्जाम देने जाऊं और 2 लाख क्वेश्चन करके एग्जाम देने जाऊं, फर्क तो आएगा। तो डोंट लिमिट योरसेल्फ कि कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, लिमिट मत करो। अगर लगता है कि पूरे दिन बैठकर अगर मैं डेली का 100 क्वेश्चन भी लगा दूं, डेली का 100, अगर एक दिन में 100 अगर क्वेश्चन कर लेते हो तो सोचो एक महीने में 30 दिन में कितने क्वेश्चन करोगे और 6 महीने में कितने करोगे, लगा लो हिसाब। तो अगर तुमने 15,000 16,000 क्वेश्चंस करके एग्जाम देने जा रहे हो और दूसरा बच्चा 2,000 3,000 क्वेश्चंस करके एग्जाम देने जा रहा है, फर्क दिख जाएगा सामने। सो वेलकम यू ऑल टू द न्यू जर्नी। और मैं विश्वास हूं और अपने बच्चों पे पूरा विश्वास करता हूं, आप पर पूरी फेथ है हमारी कि आप जरूर फॉलो करोगे। एक बार फॉलो करके देखो ना, देखो फिर कितना मस्ती करती है। एक बार रिजल्ट आ जाए, कॉलेज चले जाओ, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जियो अपनी जिंदगी। तो पहला चैप्टर बच्चे आप भी जानते हो, मोल कॉन्सेप्ट है, जिससे क्वेश्चंस तो 2 आ ही जाते हैं लगभग में, देखोगे तो इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं होते। क्वेश्चंस हमेशा इजी होता है, डिपेंड करता है तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कितने 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 आपने डेडिकेटेड वीडियो में पढ़ाई किया है। सो इस बात को जरूर भूल जाना कि लास्ट ईयर, याद रखना जरूर कि लास्ट ईयर कमी क्या थी और लास्ट ईयर मेरा परसेंटाइल कितना था। तो अपने पर वो शक मत लाना, वो हटा दो, बिल्कुल बिल्कुल अलग हटा दो उसको, कि लास्ट ईयर मेरा 60 परसेंटाइल था, सर ऐसा कुछ हो जाएगा कि मेरा 100 परसेंटाइल भी आ जाएगा। अरे आएगा, बिल्कुल आएगा, झूठ नहीं बोल रहा हूं।
और मैं तुमसे झूठ बोलकर करूंगा क्या? क्या मिल जाएगा मुझे? हाँ, जब रैंक 1 आ जाएगा तब तुम्हारे साथ हम भी थोड़ा डांस कर लेंगे, एंजॉय करेंगे तुम्हारे साथ। सो इससे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि लास्ट ईयर तुम्हारी कहां तुम चूक गए थे, कहां तुम्हारी परसेंटाइल कितनी थी, वो पास्ट है, हटाओ। पास्ट को पकड़ के चलोगे तो हर दिन रोना आएगा। पास्ट को पकड़ के चलो। कौन सा पकड़ के चलो? गलतियों को। गलतियां क्या किया था वो पकड़ लो। क्या कमी थी हमारी लास्ट ईयर, वो पकड़ लो कसकर। कितने क्वेश्चन नहीं कर पाया था, क्या मेरी टाइम मैनेजमेंट थी, क्या स्ट्रैटेजी थी, उसको पकड़ लो कसके और उसको मल्टीप्लाई करो। गलतियों को नहीं, सुधार को। ये नहीं बच्चे कि गलतियों को मल्टीप्लाई कर दियो, ऐसा मत कर दियो भैया। तो जो पॉइंट्स हम लोग बताते जाएंगे उसको रो और रीइंफोर्स करते जाओ। देखो मजा आएगा खेल में भाई। तो लेट्स स्टार्ट विद द मोल कॉन्सेप्ट। बहुत स्लो स्टार्ट करेंगे, धीरे से, मतलब मान कर चलेंगे। जैसा आपको बताया गया पहले भी, मान कर चलेंगे कि आप बिल्कुल इनिशियल हो, जस्ट 10th से 11th में आए हो। मैं कोई प्री अज्यूम करके नहीं चलूंगा कि आप इतना तो जानते ही हो। मैं आपको एक जस्ट स्टार्टर समझूंगा कि आप जस्ट 10th से 11th में पहुंचे हो एंड हाउ टू गो विद द क्यूरिकुलम, राइट। चलो, पहला टर्म जो हम लोग देखते हैं भाई, इसमें पहला चैप्टर उठाओगे तो उसमें क्या लिखेगा? पहले डाल्टन्स लॉ लिखेगा, उसके बाद एटॉमिक थ्योरी आ जाएंगी, दैट इज दिस वन, मोल कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये सब टर्म्स आ जाते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं सीधा मोल से। पहले मोल वर्ड एप्लीकेशन सीख लेते हैं, उसके बाद लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस भी देख लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, डाल्टन्स जी ने जो कहा था उसको भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन पहला एप्लीकेशन सीख लो मोल का। आप भी देखे होगे एग्जाम्स में, पुराने एक्सपीरियंस को लेकर चलूं अगर, तो उसमें मोल, स्टोइकोमेट्री जनरली फंसती होगी बात कहां पर? मोलारिटी, मोलालिटी, फ्रैक्शन, ये सब टर्म्स बड़ा आपको चाइनीज या फ्रेंच लगता होगा। लेकिन याद रखो, आज के बाद जैसे हम लोग आगे मूव करेंगे ये आपको इजी गोइंग हो जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं, अपने पे बोल रहा हूं, आपकी मेहनत को कंसिडर करते हुए मैं ये शब्द दे रहा हूं। सो मोलालिटी, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ये सबसे ज्यादा आपको दिक्कत करता होगा। टाइट्रेशन, ये इजी गोइंग होगा, लेकिन याद रखो बिल्कुल जीरो मान कर ही चलूंगा मैं। सो जो पहले से पढ़े हैं और जो पहले से नहीं पढ़े हैं, कोई शब्द किसी को क्लियर होगा, कोई शब्द किसी को क्लियर नहीं रहा होगा। लास्ट ईयर का कंपैरिजन कर रहा हूं। So start from zero, scratch and go up to the highest level, up to the advanced. Fine, okay students? हाँ जी, fine. So let's start with the term mole. So to start with, अब कोई भी मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में, कोई भी चीज में आप देखते होगे एक इंडेक्स बनाया जाता है। इंडेक्स बनाया जाता है मतलब मास के लिए एक यूनिट बना दी गई, वॉल्यूम के लिए अलग यूनिट बना दी गई, और डिस्टेंस के लिए भी यूनिट बनाई गई, तो अलग अलग यूनिट्स बनाई गई। किलोमीटर भी आ गया, मीटर भी आ गया, इंच भी आ गया, सेंटीमीटर भी आ गया। सारे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक यूनिट्स ला दिए गए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए। सिमिलरली मास को भी डिफाइन करने के लिए अलग अलग यूनिट्स आ गए। केजी आ गया, ग्राम आ गया, मिलीग्राम आ गया, पाउंड आ गया, ये सब मास को डिफाइन करने के लिए आ गए। ये इतने यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी? अगर ध्यान दो तो भैया, अगर यहां से इंडिया से अगर यूएस की डिस्टेंस बतानी हो तो इंच में भी बताऊं तो गलत नहीं है, किलोमीटर में भी बताऊं तो गलत नहीं है, गलत नहीं कहोगे, लेकिन किलोमीटर में बताना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि छोटी न्यूमेरिकल टर्म से हम डिफाइन करेंगे। हमारे अंदर एक आलसीपन है, आलसीपन इन सेंस बड़े बड़े नंबर की कैलकुलेशन जहां आता है वहां हम सोचते हैं अरे यार हटाओ इस क्वेश्चन को। तो हमारे अंदर एक बैठा हुआ है
कि भैया डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन अगर छोटे छोटे नंबर में हो तो कमाल लगता है, मजा आता है और जल्दी हो भी जाता है। और वही डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बहुत डेसिमल में और बहुत छोटे छोटे टर्म्स में ला दूं तो अब मतलब लगता है अरे हटाओ यार, ये कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा। तो इसीलिए कुछ इंडेक्स बनाए जाते हैं, जैसे मैथ्स में भी देखते होगे, मैथ्स में भी देखते होगे कि लेट्स x इक्वल्स टू 5 और फिर x के टर्म में फाइनल इक्वेशन करके बाद में 5 पुट अप कर देते होगे। सो सिमिलरली अगर यहां से यूएस की डिस्टेंस बतानी हो, अमेरिका की डिस्टेंस बता रहे हो, तो भैया इंच यूज करोगे तो बहुत बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू से प्रेजेंट करना पड़ेगा। वही अगर किलोमीटर से बता दो तो छोटी न्यूमेरिकल टर्म से आप डिफाइन कर दोगे। पूरी फुल्ली लोडेड ट्रक में जो मास है उसको आप मिलीग्राम में बताओगे तो भैया बहुत बड़ा नंबर से प्रेजेंट करना पड़ेगा। और वही टन या केजी से प्रेजेंट कर दो तो वो छोटी न्यूमेरिकल टर्म से आप प्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, अगर इस पेन की डिस्टेंस मुझे बतानी है, लेंथ बतानी है, तो किलोमीटर नहीं यूज करूंगा। अब क्या हो गया किलोमीटर में खराबी भाई? क्यों? बहुत डेसिमल में जाना पड़ेगा और फिर डेसिमल वाले टर्म्स को डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन में टेंशन हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसका इंच में बताते हैं और यूएस की डिस्टेंस किलोमीटर में बता लेते हैं। क्यों? छोटा है तो उसके लिए छोटा यूनिट, बड़ा है तो उसके लिए बड़ा यूनिट, और फिर सारे यूनिट्स को एक दूसरे से जोड़ दिए गए। सो यूनिट्स बड़ा कमाल का चीज है। जैसे हम जिपिंग फाइल जिप करते हैं ना कंप्यूटर में, कि एक बड़ा एमबी का फाइल छोटे एमबी में प्रेजेंट कर देते हैं, उसी तरह से यूनिट भी है, बड़े बड़े चीजों को छोटे न्यूमेरिकल टर्म से प्रेजेंट कर देना, छोटी टर्म्स में इंक्लूड कर देना। सो इन केमिस्ट्री वी नो वी आर डीलिंग विद, हम लोग डील करने वाले हैं किसके साथ? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं। सो मोल का एप्लीकेशन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे कि इसी टर्म को मोल की एक वैल्यू रखी जाएगी, उस वैल्यू को ही क्यों रखी गई, ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि उसी वैल्यू को रखना जरूरी था, कोई और वैल्यू क्यों नहीं प्रेजेंट था। बच्चे अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, छोटी छोटी पार्टिकल्स है, तो उसका लार्ज बल्क लोगे तब वो दिखना, जैसे ये पेन दिख रहा मुझे, लेकिन अगर एक एटम लिए होते तब तो नहीं दिखा होता, लेकिन बहुत सारे एटम जब मिल गए तो ये पूरा पेन दिखने लग गया। बिकॉज एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, they are microscopic particle and they cannot be seen by the naked eye। एक एटम को, एक इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते हो। सो अगर बहुत सारे एटम्स अगर एक साथ ला दो तो वो विजिबल हो सकती हैं, वो आप देख सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो। और जनरल लाइफ में हम लोग मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से डील करते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल से डील करते हैं। भैया कार हो गया, बाइक हो गया, घर हो गया, पेन हो गया, लोग हो गए, बने तो सब एटम से ही हैं, लेकिन लार्ज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से डील करते हैं। तो जब बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनकी छोटी काउंटिंग रखना पसंद करते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके लार्ज बल्क रखना पसंद करते हैं, राइट। सो इसमें देखो मोल एक टर्म लाया गया जिसकी वैल्यू 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 23 एंटिटीज रखे गए। सुनते जाओ, बिल्कुल जीरो मानकर मैं चल रहा हूं, इस पर बिल्कुल जीरो मानकर आपको चल रहा हूं और मानकर ही आगे पढ़ाऊंगा। मोल को एक वैल्यू दी गई, दैट इज 6.022 टाइम्स 10 टू द पावर 23 एंटिटीज, राइट। सो 6.022 टाइम्स 10 टू 23, जैसे अगर आप डजन लिखते हो तो वो 12 को प्रेजेंट करता है, और डजन की वैल्यू टाइप ऑफ पार्टिकल से चेंज नहीं करता है। मतलब अगर एक डजन पेन हो, एक डजन चेयर हो, एक डजन बाइक हो, एक डजन लोग हो, एक डजन बनाना हो, एक डजन एप्पल हो, भैया 12 ही है, लेकिन उन सभी का मास अलग हो सकता है, वॉल्यूम अलग हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज के लिए डजन यूज करूंगा उनकी काउंटिंग 12 ही होंगी। मतलब फिक्स है ना डजन, ऐसा कोई मैजिक तो है ना, पहले बोल दिया कि डजन मतलब 12 काउंटिंग, बस
सिमिलरली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए मोल को एक टर्म दिया गया। मोल एक एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट में इसको लाया गया है और इट्स अ यूनिट फॉर काउंटिंग। जैसे मास के लिए यूनिट हो जाता है, वॉल्यूम के लिए यूनिट हो जाता है, सिमिलरली काउंटिंग के लिए यूनिट भी देखते होंगे, डजन वगैरह, कैरेट डजन हो जाता है। तो उसी तरह मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है। दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। एंटिटीज मतलब कुछ भी, एनीथिंग जिसके लिए हम ये शब्द यूज कर रहे हैं। अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन बोल दें तो 6.022 टाइम्स 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक मोल प्रोटॉन बोल दें तो इतने प्रोटॉन्स। एक मोल एटम बोल दें तो इतने एटम्स। एक मोल मॉलिक्यूल बोल दें तो इतने मॉलिक्यूल। जिसके लिए यूज करोगे वो टर्म मोल, उसी की काउंटिंग 6.022 टाइम्स 10⁻23 बता देगा आपको। हाँ, लेकिन उन लोगों का मास अलग हो सकता है, उन लोगों की वॉल्यूम अलग हो सकती है, लेकिन उसकी काउंटिंग 6.022 टाइम्स 10⁻23 ही होंगी। सो फॉर एनी स्पीसीज, एंटिटीज मतलब कोई भी चीज बच्चे, दैट इज अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोल दूं 1 मोल, प्रोटॉन बोल दूं 1 मोल, न्यूट्रॉन बोल दूं 1 मोल, मॉलिक्यूल बोल दूं H2SO4 बोल दूं 1 मोल, ऑक्सीजन एटम बोल दूं, जिसको भी यूज करूंगा उसकी काउंटिंग 6.022 टाइम्स 10⁻23 ही होंगी। भाई ये तो फिक्स है ना यार, एक मोल को डिफाइन कर दिया ना कि इसी काउंटिंग को डिफाइन करता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो किसी भी चीज के लिए 1 मोल यूज करोगे उसकी काउंटिंग इतने हो जाएंगे। दैट इज फिक्स नाउ, समझ गए होगे। और इसी नंबर को एक नाम दिया गया, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर दिया गया और इसकी नोटेशन Na लिखी गई। एवोगैड्रोस नंबर दैट इज 6.022 टाइम्स 10⁻23 को टू ऑनर साइंटिस्ट this number was dedicated to or named on the physics scientist, that is Avogadro, and the term is written as, term को लिखा गया Avogadro's number और उसका नोटेशन Na दिया गया। मतलब बार बार ये मत लिखो, बार बार इसके जगह पर तुम Na लिख दो तब भी चलेगा, या इसके जगह पर 1 मोल लिख दो तब भी चलेगा। 1 मोल दैट इज सेम थिंग, Na इसी काउंटिंग को प्रेजेंट कर रहा है। इसकी एक नोटेशन भी दी गई और मोल का एक शॉर्ट भी टर्म यूज हो जाता है, कहीं कहीं देखोगे MOL भी लिख के चला जाते हैं। सो नाउ सुनो, तो एक मोल किसी भी टर्म को यूज करोगे उसकी काउंटिंग इतनी ही होगी, ये दिमाग में बैठ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर कोई भी चीज, अगर मान लो नंबर ऑफ मोल मैं बोलूं, व्हाट डू यू मीन बाय द नंबर ऑफ मोल? भाई मोल एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और नंबर ऑफ मोल वो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है उसको बोलना चाहिए। जैसे अगर डजन एक 12 को प्रेजेंट करता है तो 2 डजन मतलब 12 2 बार आनी चाहिए। तो अगर मोल 6.022 टाइम्स 10⁻23 को प्रेजेंट करता है तो नंबर ऑफ मोल को क्या बोलना चाहिए? मतलब ये वैल्यू कितनी बार रिपीट होगी उसको ही नंबर ऑफ मोल्स बोलनी चाहिए। जैसे एक हो गया क्लासरूम और एक हो गया नंबर ऑफ क्लासरूम, मतलब उस क्लास का रिपीटेशन। एक हो गया डजन, एक हो गया नंबर ऑफ डजन, मतलब एक हो गया डजन 12 और नंबर ऑफ डजन मतलब 12 कितनी बार रिपीट हो रही हैं, दैट इज नंबर ऑफ डजन। एक हो गया टीम और एक हो गया नंबर ऑफ टीम। मान लो अगर कोई भी टीम है, 5 लोगों का टीम है, 5, एक टीम 5 को प्रेजेंट कर रहा है तो नंबर ऑफ टीम मतलब 5 कितनी बार आ रहा है, दैट इज नंबर ऑफ टीम्स हो जाएंगे। सो मोल एक काउंटिंग हो गया और उस काउंटिंग की रिपीटेशन नंबर ऑफ बोलनी चाहिए। जैसे अगर कोई नंबर ऑफ मोल बोलता है तो नंबर ऑफ मोल इज नथिंग बट number of times of repetition of the value
6.022 टाइम्स 10⁻⁻23। सो ये वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही होगी? मान लो एक बैग है जहां पर 6.022 टाइम्स 10⁻⁻23 लिखा हुआ है। एक और बैग है जिसमें 6.022 इंटू 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है। एक और बैग है जिसमें 6.022 टाइम्स 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है। हमारे पास 3 बैग है। तो बोलोगे भाई हर बैग को हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल बोल दूं? यस, टोटल जोड़ देता तो सीधा लिख दो भैया मेरे पास 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दिस इज number of moles means repetition of the value 6.022 times 10⁻⁻23, right? So number of mole जब भी बोलते हैं तो ये वैल्यू कितनी बार रिपीट होगी? थोड़ा तेजी से भी चलेंगे, थोड़ा बेसिक से भी चलेंगे, सारे बेसिक टर्म्स को बताते ही चलेंगे, लेकिन थोड़ा फास्ट भी चलेंगे बच्चे, टेकिंग कंसिडरिंग द टाइम एंड कंसिडरिंग द लेक्चर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टॉपिक्स, राइट? सो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोल एक टर्म हो गया और नंबर ऑफ मोल इस टर्म का रिपीटेशन हो गया। सो अगर कोई भी बोलता है कि मेरे पास 4 मोल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इस वैल्यू को 4 बार रिपीट कर दो। अगर मान लो कि अगर x इज इक्वल्स टू 5 है और मैं कहूं मेरे पास 5x पेंसिल है, तो आप कैसे नंबर ऑफ पेंसिल निकाल लेते हो? 5 के जगह पर x की वैल्यू रख दो, 5 टाइम्स 5 दैट इज 25 पेंसिल। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं मेरे पास 5 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो मोल्स के जगह पर आप कौन सी वैल्यू रख दो? 6.022 टाइम्स 10⁻⁻23, मतलब 5 मोल्स, मतलब ये वैल्यू 5 बार रिपीट हो रही होंगी। तो एक्चुअल क्वांटिटी क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स 6.022 टाइम्स 10⁻⁻23। यही इसका आंसर हो जाएगा। सो आप अगर कोई भी कहते हो 1 डजन 12 को रिप्रेजेंट कर दिया, मेरे पास 2 डजन है, मतलब डजन 2 बार है, यही मीनिंग हो रहा है ना। मेरे पास 5 मोल है, मतलब मोल 5 बार रिपीट हो रही होंगी। 10 मोल है, मतलब मोल की वैल्यू 10 बार रिपीट हो रही होंगी। सो एक हो गया, मोल एक वैल्यू हो गई और उसकी रिपीटेशन नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगी। जैसे डजन एक वैल्यू हो गई और डजन की रिपीटेशन नंबर ऑफ डजन हो गई। सो जब भी किसी चीज की रिपीटेशन निकालनी होती है कि हम सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो आप भी बताओ। अगर बड़ा जनरल लाइफ में करते होगे कि अगर किसी वैल्यू को 25 को अगर 5 से डिवाइड ही कर देते होगे, अगर किसी वैल्यू को मान लो अगर मेरे पास कोई भी 48 टाइम्स 10⁻⁻23 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तुम चाहते हो इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम मोल्स के टर्म में डिफाइन कर दें, ये कितने मोल को प्रेजेंट कर रहा होगा? तो आप अगर इसको डिवाइड कर दो 6.022 टाइम्स 10⁻⁻23 से, तो क्या मिल जाएगा भैया? ये वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही होगी मालूम चल जाएगा। डिवीजन में यही तो करते हो, डिवीजन में यही करते हो कि एक वैल्यू को डिवाइड कर दो, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसकी रिपीटेशन मिल जाएंगी आपको, राइट? फाइन। सो नंबर ऑफ मोल एंड मोल, ये टर्म आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सारे टर्म्स को पकड़ते चलेंगे। दूसरा, सो नंबर ऑफ मोल, अगर काउंटिंग दी गई है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, दैट इज गिवन काउंटिंग कोई भी चीज का जिसकी काउंटिंग दे दी गई है उसको आप डिवाइड कर दो Na से 6.022 टाइम्स 10⁻23, ये नंबर ऑफ मोल्स दे देगा, इस नंबर की रिपीटेशन दे देगा और इस नंबर का रिपीटेशन ही नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, अगर नंबर ऑफ मोल, अगर किसी भी चीज का, बच्चे अगर कोई भी बोल दे कि अगर मेरे पास 10 बैग है और हर बैग में कितने टोटल कॉपीज है, तो आप बोलना स्टार्ट कर देते हो कि सर ये तो बता दो हर बैग में कितने कॉपीज है, तभी तो मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। जैसे मान लो कि अगर मैं बोलता हूं मेरे पास 1 मोल ऑफ H2SO4 है, नाउ दिस इज ग्रुप, ये ग्रुप की काउंटिंग मैं 1 मोल इसके लिए यूज कर रहा हूं, तो पूरे ग्रुप की काउंटिंग बोल रहा हूं मैं 6.022 टाइम्स 10⁻23 H2SO4 मॉलिक्यूल है। फाइन, बहुत ही बेसिक से चलूंगा बच्चे, ताकि कोई भी पॉइंट देखते होगे गलतियां जहां आती है ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस में ही गलतियां आ जाती है, इसमें नहीं गलती होगी मुझे मालूम है, लेकिन इसको कैसे हम लोग अपग्रेड करते जाएंगे वो जरूरी है। तो हर छोटे कॉन्सेप्ट को, छोटे छोटे टर्म्स को एक बार रिवाइज कर लो फटाफट।
1 मोल ऑफ H2SO4 है, तो इस पूरे ग्रुप की काउंटिंग को मैंने बोल दिया। अब कोई कहता है कि भाई इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं वो बता दो मुझे, तो बचपन से ही करते होगे कि अगर एक पैकेट में 2 चॉकलेट है तो 10 पैकेट में कितने होंगे, यही करते होगे, राइट। सो कभी भी जब भी एक पैकेट की क्वांटिटी दी गई है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो बैठा हुआ है उसकी काउंटिंग अगर पूछेगा तो आप रेशियो निकालोगे ना। भाई एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, तो 50 क्लासरूम में कितने बच्चे होंगे, मल्टीप्लाई कर लिया हर क्लासरूम के बच्चों को देखकर, राइट। सिमिलरली अगर 1 मोल H2SO4 है तो हर पैकेट में पूरे ग्रुप और हाइड्रोजन को देखें तो अगर ये ग्रुप 1 है तो ये हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, अगर ग्रुप 1 है तो उसमें एक सल्फर है, अगर ग्रुप 1 है तो उसके अंदर 4 ऑक्सीजन है। मतलब हर बैग में 2 H है, एक सल्फर है, एक सल्फर है, एक S है और 4 ऑक्सीजन है। तो अगर मैं इस ग्रुप की काउंटिंग अगर x रखूंगा तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2x हो जाएगी, सल्फर की क्वांटिटी x हो जाएगी और ऑक्सीजन की क्वांटिटी 4x हो जाएगी। जिस लेवल में काउंटिंग करो रेशियो तो मेंटेन्ड है ना एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो हर मॉलिक्यूल के अंदर H2SO4 के अंदर 2 H बैठा हुआ है, एक सल्फर बैठा हुआ और एक चार ऑक्सीजन बैठा हुआ है। तो अगर एक ग्रुप में 2 टाइम हाइड्रोजन, सेम टाइम ऑक्सीजन एंड 4 टाइम्स ऑक्सीजन, तो कैसे कर लोगे? अगर मैं x रख दूं, x डब्बा रख दूं इस पूरे बॉक्स को, तो 2 टाइम्स x बोल दोगे, 1 टाइम x बोल दोगे एंड 4x टाइम्स ऑक्सीजन बोल दोगे। तो अगर बच्चे मैं बोल दूं कि अगर मेरे पास 1 मोल H2SO4 है तो आपके पास 2 मोल्स ऑफ H आटम है, 1 मोल ऑफ सल्फर आटम है एंड 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आटम है। तो ये रेशियो में ये बैठा हुआ है कि हर मोल में 2 मोल H, 1 मोल सल्फर एंड 4 मोल ऑक्सीजन। इसी रेशियो में, जिस रेशियो में मॉलिक्यूल का और H का रेशियो, वही रेशियो हमेशा फिक्स होगा। अगर मैं 1 डजन बोल दूं तो ये 2 डजन, 1 डजन, 4 डजन। अगर मैं Y बोल दूं, Y मॉलिक्यूल से मेरे पास, तो बोलोगे H 2Y होगा, सल्फर Y होगा, ऑक्सीजन 4Y होगा। समझ गए होगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो अगर कोई भी 5 मोल्स ऑफ H3PO4 लिख दोगे तो जाहिर सी बात है दिस इज 15 मोल्स H लिख दोगे फटाफट और 5 मोल्स P लिख दोगे और 20 मोल्स O लिख दोगे। बड़ा ही बेसिक लेवल, नर्सरी लेवल चल रहे हैं इनफैक्ट। और लेकिन ध्यान रखना कई बार छोटे छोटे टर्म्स जब अभी आएंगे आगे, मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और जब वो वर्ड्स यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आपको वहां पर कई छोटी छोटी गलतियां वहां स्टार्ट हो जाती हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, AMU कन्वर्जन, वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस करते करते धीरे धीरे सीढ़ियां बढ़ते बढ़ते ऊपर तक चले आएंगे। लेकिन आई होप यहां तक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको, मुझे मालूम है, क्वाइट ऑब्वियस हूं मैं यहाँ पर। तो अगर बच्चे अगर काउंटिंग भी दे दूं, मान लो 36 × 10⁻23 H2SO4 पूरा मॉलिक्यूल है मेरे पास। तो अगर कोई कहता है कि हाइड्रोजन की काउंटिंग बता दो, तो पूरे ग्रुप और H की रेशियो तो चेंज नहीं होने वाला। अगर ग्रुप X है तो हाइड्रोजन 2x है, ग्रुप X है तो SX भी है, अगर ग्रुप X है तो ऑक्सीजन 4x हो जाएगी। तो अगर काउंटिंग भी दिया है तो रेशियो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो हाइड्रोजन की काउंटिंग फट से कितना लिख दोगे, 2 टाइम्स 36 × 10⁻23 हाइड्रोजन सीधा हो जाएगा। सल्फर सीधा 1:1 रेशियो में है तो ये सीधा 36 टाइम्स 10⁻23 हो जाएगा। ऑक्सीजन का काउंटिंग कितना लिख दोगे फट से, 4 टाइम्स 36 × 10⁻23 है। बच्चे मेरा कहने का मतलब है अगर इसकी काउंटिंग जिस यूनिट में दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जिस यूनिट में देना चाहते हो दे दो, उसी यूनिट में इसकी काउंटिंग 2 टाइम्स हो जाएगी, इसकी काउंटिंग सेम रहेगी, इसकी काउंटिंग 4 टाइम्स होगी, क्योंकि रेशियो इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। इसमें रेशियो नहीं चेंज होने वाला है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है, अगर तुमने ग्रुप 1 डजन लिया तो ये 2 मोल हो जाएगा, नहीं, जिस टर्म में इस मॉलिक्यूल का अगर आप यूनिट यूज करोगे उसी टर्म में हाइड्रोजन की क्वांटिटी 2 टाइम्स हो जाएगी, सल्फर की क्वांटिटी सेम हो जाएगी और ऑक्सीजन की क्वांटिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, सो इफ 1 मोल of
नेक्स्ट टर्म आ जाता है एक मोलर मास। नेक्स्ट टर्म मोलर मास, आप देखे होंगे नंबर ऑफ मोल्स को काउंटिंग से भी पढ़ लेते हैं, मास से भी पढ़ लेते होंगे, या एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी लगा लेते होंगे, मोलर वॉल्यूम कॉन्सेप्ट भी लगा लेते होंगे, या फिर आप पीवी इक्वल्स टू एनआरटी भी अप्लाई कर लेते होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है मोलर मास को क्या कहते हैं। भाई मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल। अगर किसी भी चीज का 1 मोल के मास को प्रेजेंट करोगे तो उसको टर्म दे दिया जाता है मोलर मास, राइट। सो मोलर मास जनरलाइज टर्म हो गया, दैट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज। किसी भी चीज का 1 मोल के मास को प्रेजेंट करते हो तो वो उसका मोलर मास होता है। अगर मैं कहूं भाई पेन का मोलर मास बता दो, तो अब मैं पूछना चाहता हूं कि 6.022 टाइम्स 10⁻23 पेन का मास बता दो, मोलर मास। अगर मैं बोलूं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम बता दो, तो इसका मतलब हो गया 6.022 टाइम्स 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स की मास बता दो। मोलर मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल मतलब कितना? 6.022 टाइम्स 10⁻23 स्पीसीज का मास बता दीजिए मुझे। सो अगर एक का मास मालूम है तो मैं 6.022 टाइम्स 10⁻23 का भी मास बता दूंगा आराम से मल्टीप्लाई करके सीधा। तो इसमें मोलर मास में स्पेशली क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूल्स और एटम्स से एटम्स को डिफाइन करते हैं, मोस्टली हम लोग केमिस्ट्री में उसी से इंटरेक्ट करते हैं। तो उसके बाद एक टर्म आ जाता है मोलर मास को ही 2 भाग में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिए चेंज कर दिया गया है, नया टर्म ला दिया गया है, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास फॉर मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूलर मास और एटम के लिए ग्राम एटॉमिक मास। अभी डिफाइन हो जाएगा ये भी। सुनो, इस टर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मोलर मास एक जनरलाइज टर्म हो गया। मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बता दीजिए। मोलर मास ऑफ प्रोटॉन मतलब 1 मोल एटम का 1 मोल प्रोटॉन का मास बता दीजिए। मोलर मास ऑफ O2 ऑक्सीजन तो O2 का 1 मोल के मास बता दीजिए, मतलब मास बताना है। जनरलाइज टर्म हो गया वो, राइट। लेकिन अगर एटम के लिए और मॉलिक्यूल के लिए एक नया टर्म आ जाता है, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आप बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं पूछता हूं द मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास बता दो। तो आप जब भी किसी बैग का मास पूछा जाता है तो आप उसके अंदर जितने भी चीजें बैठे हुए हैं उसका मास को जोड़ दो, उन सभी का मास को जोड़ दिया जाए तो वो पूरे बैग का मास हो जाता है। कोई भी बड़ा जनरलाइज टर्म होते हैं। अगर एक पेंसिल बॉक्स का मास बतानी है, उसके अंदर बहुत सारे पेंसिल्स, बहुत सारे इरेजर और बहुत सारे शार्पनर रखे हुए हैं, तो सब इंडिविजुअल का मास जोड़ दो और जो उस सभी का मास मिलकर आएगा वो टोटल मास बोल दिया जाता है, राइट। तब यहां पर देखो, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है, तो अगर मैं O16 की बात करूं, 8O16 की बात करूं, तो बच्चे हर ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। इन सबका मास को अगर मैं जोड़ दूं, जोड़कर आपको मास बता दूं, तो वो हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, सबका मास जोड़ दो और वो एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा मास कम होता है, क्योंकि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर कोई एक एटम बनाता है, तो उस समय कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो एग्जैक्टली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के सम ऑफ मास को एटम के मास के बराबर नहीं आता है, थोड़ा कम आ जाता है। तो आप इसमें 2 टर्म सीखोगे, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास, दैट इज एक AMU सीखोगे। 3 चीज सीखोगे इसमें। लेकिन पहले ये देख लो, मास अगर किसी एक एटम का बताना होगा तो एक एटम के अंदर जो जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बैठे हैं उन सबका मास को जोड़ दो, वही उस एटम का मास पहुंच जाएगा।
आप एक मोल एटम का मास पूछेगा तो एक मोल एटम के अंदर जितने मोल्स ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होंगे उन सबका मास जोड़ दो, वही उस एक मोल एटम का मास हो जाएगा। तो आप बताओ, अगर मैं एक एटम का सिंगल एटम का मास अगर बताना चाहूं तो सिंगल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उन सबके मास को जोड़ा जाए। हाँ जी, हाँ जी, सबके मास को जोड़ दिया जाए तो हम इस एटम का मास निकालेंगे। लेकिन आपको भी मालूम है बच्चे कि एक प्रोटॉन का मास देखा जाए तो 1.672 टाइम्स 10⁻⁻24 ग्राम होता है एक प्रोटॉन का, और एक न्यूट्रॉन का मास 1.674 टाइम्स 10⁻⁻24 ग्राम होता है, और एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम होती है। आप बताओ, जरा सोच के देखो कि अगर मुझे एक एटम का मास बताना होता तो इन नंबर से मल्टीप्लाई करता। 8 प्रोटॉन है तो 8 बार ये मल्टीप्लाई होता, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 बार ये मल्टीप्लाई होता, 8 न्यूट्रॉन है तो 8 बार ये मल्टीप्लाई होता, और फिर सबको जोड़ना पड़ता। बाप रे, मतलब हालत खराब हो जाएगी इतने इस मास को बताने के लिए। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास तो बहुत छोटा मास होता है। तो अगर यही चीज अगर एक मोल प्रोटॉन का बात करता, एक प्रोटॉन का मास इतना है तो एक मोल का प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा? तो इसको हम Na से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी Na से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको भी Na से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक मोल प्रोटॉन का मास आ जाएगा, यहाँ एक मोल न्यूट्रॉन का मास आ जाएगा, और यहाँ एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। तो अब अगर बताओ, अगर एक मोल प्रोटॉन ले तो इसका मास लगभग 1.007 ग्राम आ जाता है। अगर एक मोल न्यूट्रॉन रखते हैं तो 1.00 समथिंग 8 ग्राम आ जाता है, और अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन रखें तो उसका मास लगभग 0.0005 ग्राम आ जाता है। तो आप बताओ कि एक मोल, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास को मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, एडिशन करना आसान है, या एक मोल प्रोटॉन, एक मोल न्यूट्रॉन और एक मोल इलेक्ट्रॉन के मास के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड करना या एडिशन करना आसान है? जाहिर सी सब लोग बोलेगा सर एक मोल प्रोटॉन लो तो उसका मास लगभग 1 दिख रहा है, एक मोल न्यूट्रॉन लो तो उसका मास भी आसान दिख रहा है, और एक मोल इलेक्ट्रॉन लो तो उसका मास भी आसान लग रहा है इन वैल्यूज से प्रेजेंट करने के लिए। हाँ जी, तो एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो कहा गया कि एक एटम का ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए मुझे इन नंबर को मल्टीप्लाई करके जोड़ना पड़ेगा, और यही अगर मैं एक मोल ऑक्सीजन एटम का मास निकालता तो इसके अंदर 8 मोल्स, अब मोल रख दिया तो 8 प्रोटॉन नहीं 8 मोल्स प्रोटॉन हो गए, 8 मोल्स न्यूट्रॉन हो गए, और 8 मोल्स इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन सबको जोड़ दूं तो 1 मोल ऑक्सीजन का मास आ जाएगा, मतलब 8 टाइम्स 1 प्लस 8 टाइम्स 1 प्लस 8 टाइम्स 0.005, तो लगभग जोड़ोगे तो ये 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सो आप जब ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम जब बोलते हो तो जाहिर सी बात है वो 1 मोल का होता है, ना कि एक एटम का होता है, क्योंकि एक एटम का मास अगर निकालने जाओगे तो उतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास जोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत छोटे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। तो कहा गया कि भैया एक मोल, एक एटम का मास मत देखो, एक मोल का देखते हैं। तो जैसे ही एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई किया गया, ये लगभग 111, और ये बहुत ही छोटी वैल्यू में पहुंच गया। तो इसको कर दें 8 टाइम्स 1 लगभग 16। तो जब भी हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, जब भी हम 16 ग्राम लिखते हैं तो दैट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, नॉट 1 ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम का मास कभी 16 ग्राम हो सकता है? भाई उसके अंदर 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन है, वो तो बहुत ही छोटी सी मास होती हैं, और उसको जोड़ोगे तो 16 ग्राम नहीं होगा। तो जब भी हम अगर प्रेजेंट कर दें नाइट्रोजन का मोलर मास 14 ग्राम है, इसका मतलब 14 ग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। सो वी आर गिविंग एटॉमिक मास फॉर 1 मोल, नॉट फॉर 1 एटम। लेकिन सोच के देखो, एटॉमिक मास अगर बोलते हैं हम तो एक एटम की मास सेंस नहीं बनाता, एक एटम का मास का सेंस बनाता है। लेकिन एक एटम के मास को अगर बार बार लिखना रहे तो वो बहुत ही टेडियस जॉब हो जाएगा, आगे कैलकुलेशन बहुत दिक्कत आ जाएंगी, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी दिक्कत आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा हम लोग जब भी देखते होगे पीरियोडिक टेबल में या डेटा देखते होगे, उसमें एक मोल का प्रेजेंट किया जाता है, 1 मोल एटम का प्रेजेंट किया जाता है, ना कि
एक एटम का। फाइन। नेक्स्ट, तो इसीलिए जब भी मोलर मास एक जनरलाइज टर्म हो जाता है और एटम के लिए एक एक्सक्लूसिव टर्म्स हो जाती हैं ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल के लिए हो जाते हैं टर्म ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि जब भी हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम दे रहा हूं तो मैं मोलर की बात कर रहा हूं, 1 मोल की बात कर रहा हूं, तो ग्राम में जब प्रेजेंट कर रहे हो तो इसका मतलब हो गया 1 मोल ऑफ एटम mass of 1 mole of atom expressed in gram, and this is generally said mass of 1 mole of molecules expressed in gram। तो जब भी हम लोग H2SO4 का मोलर मास 98 ग्राम कह देते हैं, देखो इतना ध्यान रखो हमेशा, जब भी किसी एटम का या मॉलिक्यूल का मास जोड़ोगे तो भैया इसमें कोई साइंटिफिक, कोई ऐसा नहीं कि अद्भुत रूल आ जाएगा इसके अंदर। कोई भी अगर एटम या मॉलिक्यूल की बात करेगा तो आप क्या करोगे भाई, उसके अंदर जो जो बैठा हुआ है सबका मास जोड़ दो। हाँ, क्योंकि एटम फॉर्मेशन एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो वो न्यूक्लियस बनते वक्त कुछ मास लॉस हो जाती हैं। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास के बराबर मास नहीं आ पाता जोड़कर। लेकिन आप बोलोगे कि क्या ऑक्सीजन का मास एग्जैक्टली 16 ग्राम होता है? नहीं, आइसोटोप्स भी आएंगे ना उसमें। तो एक टर्म सीख लो फटाफट, मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल। मोलर मास किसी भी चीज के लिए डिफाइन कर लिया हमने कि किसी भी चीज का 1 मोल अगर लेंगे तो उसको हम लोग 1 मोल बोलते हैं, राइट। दूसरा, ग्राम एटॉमिक मास एक्सक्लूसिवली एटम के लिए बोला गया और मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेशली टर्म दिया गया ग्राम मॉलिक्यूलर। अब तो ये तुम भी समझ गए होगे कि बहुत छोटे छोटे नंबर के साथ प्ले करना बड़ा दिक्कत है। चलो, मोलर मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल एटम का मास को डिफाइन करने के लिए एक नया टर्म दे दिया गया ग्राम एटॉमिक मास, और 1 मोल मॉलिक्यूल को डिफाइन करने के लिए एक नया टर्म दे दिया गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल मॉलिक्यूल का मास को डिफाइन करने के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और 1 मोल एटम का मास को डिफाइन करने के लिए ग्राम एटॉमिक मास, एक नया टर्म आ गया, राइट। तो अगर कोई भी अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई सर 20 पेंसिल्स का मास अगर 50 ग्राम है तो सर मोलर मास ऑफ पेंसिल कैसे निकाले? अरे भाई ये सब टर्म केमिस्ट्री, इसलिए मोलर मास ऑफ पेंसिल कैसे निकाल दे, ऐसा थोड़ा ना है कि ये केमिस्ट्री में करते हो, बचपन से कैलकुलेशन करते हो। अगर मोलर मास ऑफ पेंसिल निकालना है मतलब कि जहम में आ गया कि 6.022 इंटू 10⁻⁻23 पेंसिल्स का मास बता दो मुझे, तो अगर 20 पेंसिल का मास 50 ग्राम है तो एक पेंसिल का मास निकाल लो ना जी फट से, कितना हो जाएगा 50/20 ग्राम, मतलब एक पेंसिल का मास 2.5 ग्राम है। एक पेंसिल का मास अगर 2.5 ग्राम है तो भैया इतने पेंसिल का मास कितने हो जाएंगे, सीधा 2.5 टाइम्स 6.022 टाइम्स 10⁻23 कर देना, मोलर मास ऑफ पेंसिल निकल गया, राइट, बिल्कुल। तो 1 मोल पेंसिल का भी मास आप निकाल लो। सो मोलर मास ऑफ 1 मोल। चलो आगे हटते हैं, इसके लिए आप समझ गए होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब यहां पर लिखता हूं मैं 1 मोल ऑक्सीजन आटम है, तो जाहिर सी बात है 6.022 टाइम्स 10⁻23 ऑक्सीजन आटम है आपके पास, और इतने ऑक्सीजन आटम लोगे तो उसका मास 16 ग्राम हो गया, और 16 ग्राम इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान देना अब यहां पर ग्राम एटॉमिक मास पर ध्यान देना। अरे बच्चे
आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करते जाओ, आपको नोट्स तो मिल ही जाते होंगे, बट बिल्कुल फिर भी एक कॉपी रखो और छोटे छोटे टर्म्स, जनरली छोटे छोटे टर्म्स में कंफ्यूजन होते हैं और कुछ नहीं। मेरा काम है हर छोटे टर्म्स को पकड़ देना, हर छोटे टर्म्स को आप तक पहुंचा देना, हर छोटे छोटे टर्म्स, कोई भी टर्म छूटनी नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि ऐसा कोई एक यूनिट एग्जाम में आ जाए जिस यूनिट को हम समझते ही नहीं है। जैसे आपको जनरली हो जाता होगा भाई, अगर न्यूक्लियर में बेक्यूरेल यूज हो गया तो आपको उसका रिलेशन ही क्यों से नहीं मालूम, ये डीपीएस से मालूम नहीं है, रिलेशन मालूम नहीं है, कन्वर्जन यूनिट नहीं मालूम है, वहां बात फंसने लगती है चीजें। तो हर छोटे टर्म्स को एक नोट डाउन कर लो। मोल एक काउंटिंग यूनिट है, नंबर ऑफ मोल उसका काउंटिंग की रिपीटेशन हो जाती है। उसके बाद एक टर्म आ गया उतनी क्वांटिटी का मास बताने के लिए, एक हो गया डजन मतलब 12, अब 12 का मास बताने के लिए एक नया टर्म आ गया। तो एक मोल एक क्वांटिटी बताया और उतनी क्वांटिटी का मास को बताने के लिए टर्म आ गया मोलर मास। उतने क्वांटिटी एटम्स के लिए एक नया टर्म आ गया ग्राम एटॉमिक मास, और एक मोल मॉलिक्यूल के लिए एक नया टर्म आ गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर इतने एटम है और उसने एटम का मास 16 ग्राम है और उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। इसको रीड करो अच्छे से, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब हो गया एक मोल एटम का मास ग्राम में बताई गई है, एक मोल एटम का मास ग्राम में बताई गई है, मतलब ये मोलर मास है और कुछ नहीं, मोलर मास ऑफ एटम है। क्या चीज? 16। अब ध्यान दो कि अगर 48 ग्राम ऑक्सीजन है मेरे पास और नंबर ऑफ मोल पूछा जाए तो सीधा बोलोगे 16 ग्राम एक मोल को प्रेजेंट करता है, तो 48 ग्राम कितने मोल को प्रेजेंट करेगा? तो क्या करोगे, सीधा 48 को, इसमें ज्यादा कुछ नहीं छेड़ूंगा मैं, 48 को 16 से डिवाइड कर दो तो ग्राम दिया है, तो एक मोल वाला ग्राम को जो प्रेजेंट कर रहा होगा उसको यूज करोगे कि कितनी बार रिपीट हो रही है। अगर काउंटिंग दिया होता तो मैं इसको यूज किया होता नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, और अगर मास दिया होता तो मैं उसका एक मोल के मास को यूज किया होता नंबर ऑफ मोल्स को निकालने के लिए। तो सीधा आपने 3 मोल्स। अगर ध्यान रखना ऐसा ना हो कि अगर काउंटिंग दिया है और मास से डिवाइड कर दिया, अरे भाई मास दिया है तो इसका एक मोल के मास से डिवाइड कर लो ना, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। काउंटिंग दिया है तो एक मोल की काउंटिंग वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। सो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी काउंटिंग हो जाएगी 3 टाइम्स 6.02, 2 टाइम्स 10⁻23, और ये लिख दोगे आप 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। दूसरी पॉइंट यहां पर 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यहां लिख देंगे 3 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब ये थोड़ा सा टेंशन देता है कभी कभी, 3 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या हो गया ये बताओ। मोलर मास, ये टर्म मोलर, इसको रीड करो ऐसे कि ये एक मोल का मास को प्रेजेंट करता है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स 3 हो जाएगा तो मोलर मास भी 3 बार हो जाएगा। अगर एक मोल का मास x है तो 3 मोल का मास 3x हो जाएगा। ध्यान से सुनो, अगर फिर से बता रहा हूं मैं, नंबर ऑफ मोलर मास, चलो इस टर्म को क्रैक करते हैं। अगर मोलर मास 16 ग्राम है तो 48 ग्राम में 16 कितनी बार रिपीट होगी? 3 बार रिपीट होगी, मतलब 48 3 बार मोलर मास लेने की बात कर रहा है। अगर मैं यहां पर 32 ग्राम लिख दूं तो 16 ग्राम एक मोलर मास है, तो 32 में 2 मोल्स आने ही आने हैं, और अगर मोल्स 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसका मोलर मास भी 2 बार ही रिपीट होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि मोल्स 3 हो जाए और मोलर मास एक ही हो, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। सो मोलर मास अगर 16 ग्राम है, 16 ग्राम अगर एक मोल को प्रेजेंट कर रहा है तो 32 ग्राम 2 मोल को प्रेजेंट करेगा। तो बाय डेफिनेशन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ग्राम एटॉमिक मास 3 टाइम्स ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब नंबर ऑफ ग्राम एटम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम दोनों सेम चीज है। नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम एटम दोनों सेम न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये मोलर मास को प्रेजेंट कर रहा है, ये मोलर मास वाला पार्ट है,
तो अगर 3 मोल्स है तो नंबर ऑफ मोलर मास भी, सुनो एक चीज बड़ा सिंपल तरीके से सोचते हैं, अगर मोलर मास, अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो मोलर मास भी उसी से मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि 1 मोल का मास 16 है तो 2 मोल का मास 2 बार 16 हो जाएगा, 3 मोल्स का मास 3 बार 16 हो जाएगा। तो जितने मोल्स होंगे उतने ही टाइम्स मोलर मास भी होनी चाहिए। अगर 2 मोल्स है तो मास भी मास भी उसका 2 बार मोलर मास मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो यहां पर देखोगे ये टर्म मोलर मास को प्रेजेंट कर रहा है, ये मोलर मास को प्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मोल्स 3 है तो 3 बार मोलर मास भी आना चाहिए। ये टर्म मोलर मास को प्रेजेंट करता है। मोलर मास किसके लिए? आटम के लिए। अगर मोल्स 3 है तो मोलर मास भी 3 बार रिपीट होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ मोल्स 4 है तो मोलर मास भी 4 बार रिपीट होनी चाहिए। आपको अभी मैंने बताया यहां पर कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मोलर मास होता है। तो अगर 2 बार मोल्स होगा तो 2 बार मोलर मास होगा, 3 बार मोल्स होगा तो 3 बार मोलर मास होगा, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अभी सुनो, कहने का क्या मतलब होता है, अगर मैं लिखूं यहां पर, समझो एग्जांपल से, अगर मैं लिखता हूं कि 4 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो इसका मतलब सीधा लेंगे हम लोग 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर मैं लिखता हूं 5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका सिंपल मीनिंग लेंगे हम लोग 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इज सेम एज नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। फिर से, अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम है तो मोलर मास भी m होगा, 1 बार मोलर मास। अगर 2 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स है तो मास 2 टाइम्स मोलर मास हो जाएगा। अगर 3 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स है हमारे पास तो मोलर मास भी 3 टाइम्स मोलर मास हो जाएगा। अरे 1 मोल का मास अगर m है तो 2 मोल का मास 2 बार मोलर मास, 3 मोल का मास 3 बार मोलर मास, और ये मोलर मास से डिफाइन करता है, मोलर मास से डिफाइन करता है। तो अगर मोल 1 है तो 1 टाइम्स मोलर मास, अगर मोल्स 2 है तो 2 टाइम्स मोलर मास, अगर 3 मोल्स है तो 3 टाइम्स मोलर मास। सिमिलरली अगर देख लो, अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम है तो इसका मास 16 ग्राम हो गया। अगर 2 मोल ऑक्सीजन एटम है तो इसका मास 32, इस ऐसे लिखते हैं 2 टाइम्स 16 ग्राम हो गया। अगर 3 मोल्स ऑक्सीजन एटम है तो इसका मास 3 टाइम्स 16 ग्राम हो गया। अरे 16 का ही तो मल्टीप्लीकेशन आएगा। अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम है 16 है, 2 मोल ऑक्सीजन एटम है तो 2 टाइम्स 16 ग्राम हो गया, 3 मोल्स ऑक्सीजन एटम है तो 3 टाइम्स 16, तो 16 का ही तो मल्टीप्लाई करते जाओगे, 1 टाइम्स 16, 2 टाइम्स 16, 3 टाइम्स 16, मतलब मोलर मास का ही तो मल्टीप्लाई करते जाओगे आप। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम नंबर ऑफ ग्राम एटम के बराबर होता है। एक कहता है कितना मोल है, दूसरा कहता है मोलर मास कितनी बार रिपीट हो रही है। सोच के देखना, मोलर मास जितनी बार रिपीट होगी उतने ही मोल्स होंगे, राइट। सो जितने जहां पर भी आप देखोगे थोड़ा ध्यान से, हो सकता है थोड़ा फास्ट चल रहे होंगे क्योंकि जरूरी भी है, मुझे लगता है ये सब मालूम है आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा सेंस भी बना के चलेंगे कि अगर सोच के देखना बच्चे, एक बार सोच के देखना, एक टर्म आ गया ग्राम एटॉमिक मास जो कि थोड़ी दिक्कत करने लग गया। ग्राम एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, राइट। तो अगर मोलर मास x है और मोल्स बढ़ाते जाओगे तो मोलर मास भी उतने से ही बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है
कि 1 मोल 16 ग्राम को प्रेजेंट कर रहा है तो 2 मोल 8 ग्राम को प्रेजेंट करेगा। अरे ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, 1 मोल अगर 16 ग्राम को प्रेजेंट कर रहा है तो 2 मोल तो 32 ही करेगा, 2 टाइम्स 16 ही करेगा, 3 मोल्स 3 टाइम्स 16 ही करेगा मास को, 4 मोल्स 4 टाइम्स 16 ही तो करेगा। तो मोलर मास कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है? जितनी बार मोल्स मल्टीप्लाई होंगे। मोलर मास कितनी बार मल्टीप्लाई होगी? जितने बार मोल्स रिपीट होंगे। ओके फाइन। तो नेक्स्ट पॉइंट, तो यहां ध्यान रख दो, बस एक ओवरऑल करता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आटम सेम एज नंबर ऑफ ग्राम एटम, ये ध्यान में रखना जरूर। और सिमिलरली नंबर ऑफ moles of molecule will be same as number of gram molecule। और भी लिख सकता है number of moles of iron same as number of gram ions। तो ग्राम आयंस, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, ये कह रहा है वो सेम नंबर ऑफ मोल्स को ही प्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं लिख दूं 5 ग्राम आयन ऑफ N-3, इसका मतलब मेरे पास 3 मोल्स ऑफ N-3 आयन है। इफ आई राइट आई एम हैविंग 10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2, तो इसका मतलब सीधा रख देना 10 मोल्स ऑफ O2 है आपके पास। अगर मैं लिख देता हूं 5 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका मतलब 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया। तो देख लोगे जो नंबर ऑफ ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल, वही नंबर ऑफ मोल्स को प्रेजेंट करता जा रहा है। इसको ध्यान रखना जरूर में, राइट। सो दिस इज, यहां पर इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, अब 2 में डिफरेंस क्लियर कर लो एक बार फटाफट। अगर मैं लिखता हूं 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, और अगर मैं लिख दूं 64 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, दोनों को रीड थोड़ा अलग अलग तरीके से करना। 64 ग्राम एटम मतलब 16 बार मोलर मास, तो ये सीधा बोल देगा 64 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। याद रखना जहां भी ग्राम एटम का काउंटिंग दे रहा है वो नंबर ऑफ मोल्स की काउंटिंग दे रहा है। और अगर लिखता 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, मतलब ये एक्चुअल मास बता रहा है। यहां देखो ग्राम के साथ एक साथ लिखा रहेगा, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, यहां नहीं लिखा हुआ। ये एक्चुअल मास है, और ये कितनी बार मोल्स रिपीट हो रही होगी उसकी बात करता है। तो 64 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब सीधा 64 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात कर देगा। लेकिन अगर लिख देता है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब एक्चुअल मास है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स एक और तरीका से निकल सकता है, दैट इज गिवन मास को आप मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। ये तो अभी किया ही था आपने, ये तो करते ही हो हमेशा। दैट इज अगर आपके पास भाई 16 ग्राम 1 मोल को प्रेजेंट करता है तो 48 में कितने मोल्स होंगे? तो 48 डिवाइडेड बाय 16 कर दिए होगे। तो गिवन मास को आपने मोलर मास से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। काउंटिंग दिया है तो काउंटिंग को, अगर काउंटिंग टोटल दी है तो इसको यूज कर लेना। अगर मास दिया हुआ है तो 1 मोल के मास को प्रेजेंट कर देना, उससे नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। फाइन, सारे छोटे छोटे टर्म्स पकड़ते चल रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स एक और तरीका निकालने का है कि गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन ध्यान देना, अगर 64 ग्राम एटम लिख दिया तो ये कितनी बार मोल रिपीट हो रही है उसकी बात करता है। और 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिख दिया तो ये लिख दिया 64 डिवाइडेड बाय 16 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर गिवन मास दिया हुआ है, एक्चुअल मास दिया हुआ है, एक्चुअल मास दिया है तो उसके मोलर मास से डिवाइड करते हो। और ये एक्चुअल मास नहीं है, ये कितनी बार मोल्स रिपीट हो रही है उसकी बात करता है।
ग्राम एटम, ग्राम देखो यहाँ ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम लिखा, ग्राम एटम एक साथ नहीं लिखा, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, मतलब सीधा कितनी बार मोल्स रिपीट हो रही है उसको वो डिफाइन कर देगा। तो अब आपके पास दो तरीके आ गए हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए और आगे कैरी करने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स गिवन काउंटिंग दिया है अगर, तो आप उसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, और अगर मास दिया है तो गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट, इसी में जैसे अगर नेक्स्ट पार्ट करें तो और भी तरीके हैं, जैसे इसमें आप नंबर ऑफ मोल्स वगैरह काउंट कर सकते हो। एक और पार्ट आ जाता है अब, मोलर वॉल्यूम कॉन्सेप्ट। मोलर वॉल्यूम कॉन्सेप्ट फॉर गैस के लिए स्पेशली यूज करेंगे हम लोग। हाँ जी, अगर मोलर वॉल्यूम कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर मोलर वॉल्यूम कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया मोलर, जहां लगा है मोलर मतलब एक मोल, तो एक मोल मास को प्रेजेंट जो करता है वो मोलर मास हो गया। अब एक मोल गैस के जो एक मोल गैस, 1 मोल गैस की जो वॉल्यूम प्रेजेंट करेगा उसको हम लोग मोलर वॉल्यूम कह देते हैं। मोलर वॉल्यूम कॉन्सेप्ट ये अगर एसटीपी कंडीशन पर है, एसटीपी कंडीशन मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। याद रखना एसटीपी होता है, एनटीपी होता है, एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर हो जाता है, और एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर आ जाता है। नॉर्मल मतलब नॉर्मल कंडीशन, जनरली इसको नॉर्मल लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस रख लिया जाता है और ये 1 ATM प्रेशर रखते हैं। और स्टैंडर्ड में टेम्परेचर इज 273.15 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर, इसको सही से लिख लो, एसटीपी एंड एनटीपी प्रेशर। व्हाट इज एसटीपी? दैट इज standard temperature, that is 273.15 Kelvin, and pressure is 1 atmosphere। और एक टर्म आ जाता है NTP, that is normal temperature, that is 25 degree Celsius, and pressure is 1 atmosphere। तो जब ये मेजरमेंट की गई थी, ये फाइंड किया गया फॉर गैस, फॉर आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी occupies the volume of 22.4 liters। ये ध्यान रखना, 1 मोल STP and 22.4 liters। So 1 mole of any gas। आइडियल गैस और रियल गैस का मतलब हो जाता है भैया, आइडियल और रियल में आइडियली टाइप ऑफ गैस को कंसीडर नहीं करता। 1 मोल O2 हो, 1 मोल H2 हो, 1 मोल O2, 1 मोल H2, 1 मोल CO2 गैस, 1 मोल SO2 गैस, टाइप ऑफ गैस की बात नहीं करता है आइडियली, वो सिर्फ गैस की बात करता है। तो 1 मोल कोई भी गैस हो, अगर वो एसटीपी कंडीशन पे रखा हुआ है, आइडियल गैस है, तो उसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होती है। दैट इज द मोलर वॉल्यूम कॉन्सेप्ट। जनरली एग्जाम में देखोगे तो कैलकुलेशन में एनटीपी और एसटीपी दोनों जगह सेम कैलकुलेशन को यूज कर देते हैं लोग। एसटीपी पर 1 मोल, एसटीपी पर वॉल्यूम 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है कोई भी गैस, आइडियल गैस, लेकिन वही एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर वो 24.02 लीटर्स देखते होंगे। लेकिन जेई और नीट में देख रहे होगे कि वो एसटीपी लिख रहा है या एनटीपी लिख रहा है, इसी वैल्यू को यूज कर देता है। जबकि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी
24.02 लीटर ऑक्यूपाई करता है, जबकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पर 22.4 लीटर्स को ऑक्यूपाई करता है। अब जेईई या नीट में कैलकुलेशन देखोगे तो इसमें चेंज हो जाता है। खैर एनीवे, और भी एक टेम्परेचर होता है जो हम लोग गैसेस स्टेट में पढ़ेंगे। इसमें इस टर्म्स को नहीं खोल रहा हूं मैं कि आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंसेस है, क्यों अलग अलग वॉल्यूम आ जा रही हैं, आइडियली क्यों मान रहे हैं, रियल क्या मानना चाहिए, वो सब गैसेस स्टेट में हम लोग देखेंगे, नॉट इन मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में जो टर्म्स यूज कर रहे हैं टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, सिर्फ उसकी बात करेंगे हम लोग, राइट। सुनो, तो यहां पर गैस के लिए अगर यहां पर यूज कर देते हो, ये मत यूज कर देना कि एसटीपी कंडीशन पर लिक्विड की वॉल्यूम दी गई है, और ये कंडीशन लगा दी है। ये सिर्फ किसके लिए, टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन केस ऑफ आइडियल गैसेस, नॉट फॉर अप्लीकेबल फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड के लिए अप्लीकेबल मत लगा देना, राइट। 1 मोल, अब इसमें एक और टर्म आ जाएगा, सुनते जाओ। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, that means 6.022 times 10 to the power 23 ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स। अगर इतने गैस मॉलिक्यूल्स रखे हैं तो इसका मास होता है 32 ग्राम, और इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर्स हो जाता है एट एसटीपी पर। तो जेईई नीट इस वैल्यू को लेके चल रहा है। सो 1 मोल ऑफ O2 गैस, इतनी काउंटिंग ऑफ O2, और इतना O2 लोगे तो इसका मोलर मास 32 ग्राम और उसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो भैया अगर काउंटिंग दी है तो इस वैल्यू को यूज कर लेना, अगर मास दिया है तो मोलर मास को यूज कर लेना, और अगर वॉल्यूम एसटीपी पर दिया है तो 22.4 को यूज कर लेना। भाई अगर दे रखा है कि अगर 44.8 लीटर्स एट एसटीपी पर है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, दैट इज 22.4 से डिवाइड कर लो। ऐसा नहीं कि लीटर दिया और ग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक और टर्म आ रहा है नंबर ऑफ मोल में, एक चीज और ऐड कर लो आप, दैट इज गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी। लीटर में दिया है तो उसको आप 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो। बच्चे मोल कॉन्सेप्ट में ये पार्ट में कई ऐसी चीजें हैं जो आप पहले से जान रहे हो, लेकिन बीइंग टीचर हर छोटे छोटे टर्म्स को फास्ट एक आपके सामने से गुजारना है मुझे। भाई मैं ये नहीं मानूंगा कि आपको ये पता है, हर छोटी टर्म्स को आपके सामने से एक बार सामने से झलक दिखलाते हुए निकाल दूंगा, ताकि ये ना हो कि कोई छोटी टर्म छूट गई। हाँ, जब एडवांस में जाएंगे, मेंस के बाद एडवांस में जाएंगे, तो उस समय देखना कि इसी टर्म को कैसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है, इसमें कैसे ट्विस्ट लाया जा सकता है। लेकिन कुछ बच्चे, कुछ दिमाग से निकला रहता है चीजें। कई बार एसटीपी एनटीपी पर एक एम्बियंस टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर भी होता है, उसको भी जानना जरूरी होता है। लेकिन ये सब चीज पहले से पढ़ रहे हो, जान रहे हो, यूज कर रहे हो। मेरा मकसद है सिर्फ इस टर्म्स को आपके सामने एक बार फटाफट जल्दी में सामने प्रेजेंट कर दूं। तो यहां पर गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी ओवर 22.4 लीटर। तो भैया मास दिया है तो मोलर मास को ही यूज कर लेना, काउंटिंग दिया है तो एवोगैड्रो नंबर को ही यूज कर लेना, और अगर वॉल्यूम एट एसटीपी दिया है तो भैया वॉल्यूम एट 22.4 को ही यूज कर देना। अब ऐसा मत करना कि अगर मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, फाइंड moles of H2O in its 300 ml at 4 degrees Celsius at pressure 1 atm। अब ये मत कर देना कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम दे रखा है तो भैया 22.4 वाला यूज कर लेना। पहले तो ध्यान रखना ये वाली किसके लिए यूज होगा, आइडियल गैस के लिए। मतलब 1 मोल O2 हो, 1 मोल CO2 हो, 1 मोल SO2 हो, 1 मोल H2 गैस हो, अगर सब STP पर है तो उसकी वॉल्यूम सबकी सेम है। टाइप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को इंक्लूड नहीं करते हैं आइडियली।
रियल जब पढ़ेंगे तो उसकी बात अलग होगी, लेकिन आइडियली टाइप ऑफ गैस को कंसीडर नहीं करनी है। सो एनी गैस, कोई भी एक गैस हो जाए, कोई भी गैस अगर मॉलिक्यूल है तो अगर एसटीपी पर है तो उसकी वॉल्यूम 22.4 होंगी। इसलिए जनरलाइज 22.4 किसी भी गैस के लिए यूज कर लो एसटीपी पर आइडियल सिचुएशन के लिए, राइट। हाँ, एनटीपी और एसटीपी पर कैलकुलेशन दोनों देखोगे जेई और नीट में दोनों एक ही वैल्यू को यूज कर देता है, 22.4 लीटर को यूज कर दे रहा है, बट एक्चुअल में होना चाहिए था वो 24.01 लीटर होती है, बट दे यूज इट, बिंदास यूज करते हैं। तो आप भी 22.4 लीटर को यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी कैलकुलेशन देख रहे हैं जनरली लिख दिया जाता है 1 मोल एट एसटीपी और एनटीपी, ऐसे लिखकर बढ़ जाते हैं लोग, बट मैं उसको बराबर नहीं कहूंगा। एक 22.4 है तो एक 24.01 लीटर होती है, बट फॉर कैलकुलेशन दे आर यूजिंग 22.4 लीटर। एनीवे, तो बहुत ही छोटी छोटी टर्म्स राशि का जो पहले से 95% 90% पहले से ही पता होगा, और अब आगे चलकर जो नोट डाउन बनाना करेंगे, जो इसमें स्पेशल पॉइंट्स आना स्टार्ट करेंगे, उसको कंसीडर करना स्टार्ट कर देंगे। फिर आज के लेक्चर में सिर्फ एक बात ध्यान देना, जाकर एक बार कॉपी पलट लेना और क्वेश्चन शीट या फिर जो डीपीपी जाएंगे उसको एक बार पढ़ लेना, उसमें क्वेश्चंस मोल से रिलेटेड जरूर करना। एक बार नंबर ऑफ मोल्स वाले क्वेश्चंस कर ही लेना, कोई छोटी पॉइंट छोड़ना नहीं। हर नंबर ऑफ मोल्स, हर छोटी प्रॉब्लम को जब आप कहते हो ना ये बड़ा छोटा क्वेश्चन है सर, तो देख लेना गलतियां भी वही होती होंगी। एक बार थोड़ा दिमाग चला के देखना, जो हाई कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस है और नहीं पढ़े हो वो तो नहीं आ रहा है, और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं एकदम नर्सरी लेवल क्वेश्चंस हैं, उसमें कैलकुलेशन एरर कर देते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए उस पॉइंट को जरूर देखो जो स्मॉल पॉइंट्स को कंसीडर कर रहा है, उसमें एक्यूरेसी कितना बता रहे हो उसको जरूर देखना। तो आप इस पर मत जाना कि कौन सा डिफिकल्ट और कौन सा इजी, दिमाग खोलकर एकदम दिमाग लगाकर हर छोटी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर लो। हाँ जी, हाँ जी। सो स्टूडेंट्स, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। फिर मिलते हैं, और ये मानकर चलते हैं कि आज तुमने बिल्कुल कसम खा लिया होगा कि जो भी समय है पढ़ाई के लिए है, अदर देन द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो डेली नीड्स की जो चीजें हैं उसके लिए जो समय लगने के बाद जो तुम्हारा समय है वो समय तुम यूज करोगे पूरा का पूरा पढ़ाई में। विद दिस डेडिकेशन एंड विद दिस मोटिवेशन विल मीट यू, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। मैं पुरुषोत्तम साइन ऑफ करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, और इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप जरूर रिवाइज कीजिएगा। चलो, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।